हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोग का जो 12th का बैच जो है वो 1 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसमें कि आप लोग का हर सब्जेक्ट का जो है वो वीडियो, आप लोग के सब्जेक्ट का जो भी मतलब टॉपिक है वो सारा का सारा जो है वो आपका वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों में काम आएगा। आर्ट्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में काम आने वाला है ना। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में ये काम आएगा, ये जो भी मतलब क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है ना। आर्थिक क्रिया मतलब जिसमें कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, जिसमें कि मतलब कुछ कमाने की उम्मीद से जो है वो, है ना। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का जो है एक उदाहरण कौन सा है ना। आर्थिक क्रिया तो दोस्त की शादी में शामिल होना, यहाँ तो आर्थिक क्रिया का तो कोई काम ही नहीं है। घर में पूजा करना, ये आर्थिक क्रिया तो है ही नहीं। विद्यालय में पढ़ना, है ना, तो ये आर्थिक क्रिया का मतलब जो है अपने घर की सफाई करना, तो इसमें भी मतलब ऐसा जगह जहाँ लाभ हेतु जो भी चीज़ें किया जाता है ना। तो आर्थिक क्रिया यहाँ क्या कहलाएगा, विद्यालय में पढ़ाना जो है वो आर्थिक क्रिया है ना। इसमें मतलब लाभ हो के मतलब उद्देश्य से विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि हाँ यहाँ से कुछ जो है वो पैसा वगैरह मिल जाएगा, है ना। इस वजह से जो है वो वहाँ काम किया जाता है। तो जहाँ लाभ कमाने के हेतु से या पैसा कमाने के हेतु से काम किया जाता है उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। लेकिन दोस्त के शादी में जाने से तो वहाँ तो पैसा मिलेगा नहीं, पूजा करने से तो पैसा मिलेगा नहीं, है ना, अपने घर का सफाई करने से तो पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन विद्यालय में पढ़ाने के लिए अगर जा रहे हैं तो वहाँ पैसा जरूर मिलेगा। और जिस कार्य में पैसा का लालसा रहता है तो उसको आर्थिक क्रिया बोला जाता है। आगे है कि सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है ना। सांख्यिकी के अंतर्गत जो है किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है। आंकड़े का संग्रह के बारे में पढ़ा जाता है, बिल्कुल। आंकड़े का वर्गीकरण पढ़ा जाता है, बिल्कुल। आंकड़े का विश्लेषण पढ़ा जाता है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है वो बोला गया है। एडम स्मिथ, गॉटफ्राइड, या अल्फ्रेड मार्शल, या पीसी महान लोबिस, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अल्फ्रेड मार्शल। आगे प्रश्न आता है द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत कौन सा है। द्वितीयक आंकड़ा, है ना, इंटरनेट पत्रिका या इंटरनेट पत्रिका दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो इंटरनेट और पत्रिका दोनों जो है द्वितीयक आंकड़ा का क्या है, एक स्रोत है। आगे प्रश्न है कि भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा जो है किया, मतलब द्वारा होता है जनगणना, है ना। जनगणना को किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, चुनाव आयोग, भारत की जनगणना, या भारतीय श्रम आयोग। तो जनगणना, जाहिर सी बात है कि जनगणना की बात है तो भारत की जनगणना से ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि स्वतंत्र भारत में जो है सबसे पहले किस वर्ष जनगणना हुआ था, है ना। सबसे पहले जनगणना मतलब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले कब हुआ था, 1941, 1951, 1971, 1981। तो 1951 में सबसे पहले हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हुआ था। आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। समय होता है, भौगोलिक स्थान होता है, विशेष गुण होता है, या फिर तो मात्रा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा समय। आगे प्रश्न आता है कि दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। संततः चर के लिए, विविक्त चर के लिए, संततः और विविक्त दोनों चर के लिए, या इनमें से किसी भी चर के लिए नहीं। तो दोनों चर के लिए, संततः जो है चर और विविक्त चर दोनों के लिए बनाए जाते हैं। आगे बोला कि आंकड़ा, आंकड़ा दिया हुआ है 12, 13, 8, 9, 11, 14, 25 का माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सरिया लेंगे, है ना। सरियाने का मतलब कि छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा करेंगे, है ना। तो 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, है ना। 8, 9 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी 12 हो जाएगा, है ना। 11 के बाद 12, फिर 13, उसके बाद फिर 25। तो अब यहाँ देखेंगे कि सबसे जो यहाँ बोल रहा है कि मतलब आंकड़ों का मतलब माध्यिका क्या है ना। तो माध्यिका जो हो जाएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं, है ना। 8 एक लाइन से लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा, ये बड़ा से छोटा 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 25 है। देखेंगे सबसे मिडिल में जो है वही हो जाएगा माध्यिका। तो इधर से 3 हो गया और इधर से ये 3 हो गया, तो बीच में बच गया 12। इसका माध्यिका जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आगे है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। मतलब सबसे ज्यादा बार जो आता है उसको क्या बोला जाता है। समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, या बहुलक। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है मोड बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों का जो है दो बराबर भागों में विभाजित करता है ना, दो बराबर भाग में बांट देता है। कौन सा औसत जो है वो, तो समांतर माध्य, माध्यिका, चतुर्भुज, या बहुलक। तो जो दो बराबर भाग में बांटता है वो क्या हो जाएगा सही आंसर, समान, ये माध्यिका जो है वो, है ना, बीचों बीच में जो है बांटता है, जो बीच में रहता है उसको दोनों बराबर भाग में बांट देता है। नहीं, 1 मिनट। हाँ, माध्यिका, ठीक है। आगे क्वेश्चन है
आगे 25, 30, 20, 40, 50, 15 और 200 का परास क्या होगा? परास मतलब होता है न्यूनतम माइनस मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम 200 है ना? न्यूनतम कौन सा है? सबसे कम 15 है। तो 200 में से 15 हटा देंगे तो 185 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 185। आगे प्रश्न है माध्य विचलन का मान जो है निम्नतम होगा यदि इसका गणना किससे मतलब किया जाएगा? समांतर माध्य, बहुलक, हरात्मक माध्य या माध्यिका। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो समांतर माध्य। आगे क्वेश्चन है कि अधिक किसी आंकड़ा का मानक विचलन जो है 32 है, समांतर माध्य 100 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बट्टा जो माध्य दिया हुआ रहता है वो और गुने 100। तो 100 कट जाएगा तो बच जाएगा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। आगे क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक का परास क्या होता है ना? सहसंबंध गुणांक का जो परास होता है वो 0 से 1, 1 से अनंत, 1 से 0 से अनंत या माइनस प्लस में, मतलब माइनस में 1 प्लस में 1, तो माइनस प्लस में 1 1 हो जाएगा। आगे है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक हो तो सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो क्या हो जाएगा? है ना? 0, 1, -1, 0.9, तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? कार्ल पियर्सन को, फिशर को, स्पीयरमैन को या एडम स्मिथ को? तो सही आंसर हो जाएगा वो स्पीयरमैन को। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक जो है खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? सेसेक्स या थोक कीमत की सूचकांक या औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक या उपभोक्ता कीमत की सूचकांक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता कीमत की सूचकांक। आगे कि पासे का कीमत सूचकांक में किसे जो है भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वर्तमान वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की जो मात्रा, आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की मात्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्तमान वर्ष की मात्रा। आगे प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस सूचकांक का निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है? थोक कीमत का सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आगे है बर्नियर किस देश जो है बर्नियर किस देश की यात्री था? जापान, चीन, इंग्लैंड या फ्रांस? तो बर्नियर जो था नाम से आप लोग अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा किस देश का? तो फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस या फ्रांस हो जाएगा। आगे है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या वित्त सचिव? तो प्रधानमंत्री। आगे है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो 12वीं थी। आगे है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष शुरू कर दिया गया था? 1975, 1988, 1991, 1998? तो कब शुरू किया गया था? 1991 में। आगे समृद्धि से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन की क्षमता में वृद्धि, उत्पादन जो है उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि, परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार या इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी। आगे औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का जो है आधार बनाया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। आगे निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मतलब इनडायरेक्ट तरीका से कौन सा कर दिया जाता है? बिक्री कर, उत्पादन शुल्क या वस्तु एवं सेवा कर या फिर तो आयकर? इनडायरेक्ट तरीका से तो आयकर जो है वो इनडायरेक्ट तरीका से दिया जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व में कपास का सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन करता है? पाकिस्तान, जापान, इंग्लैंड या भारत? कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कपास सबसे ज्यादा होता है भारत में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतीय आवासियों जो है को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, काम के बदले अनाज योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो जन धन योजना में सभी लोगों को जो है जीरो बैलेंस में खाता खोला गया था, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाएगा सही आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? मानव पूंजी का कौन सा स्रोत नहीं? शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, सड़क निर्माण में निवेश या स्वास्थ्य में निवेश? तो मानव पूंजी का जो है कि ये क्या जो है वो एक मतलब अंतर्गत नहीं आता है, तो सड़क निर्माण निवेश जो है वो मानव पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे निम्नलिखित में से किस देश को जो है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? भारत, जापान, आयरलैंड या अमेरिका? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आगे प्रश्न आता है निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारण कौन सा है? निर्धनता मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति को जो भी मतलब जीने के लिए जो भी न्यूनतम चीज चाहिए और वो चीज भी उसको नहीं मिल पाता है, तो उसको निर्धनता बोला जाता है। तो बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या दबाव या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है तनवा
किस राज्य में महिलाओं को जो है नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए जो है चलाई जा रही है और एक परियोजना है? गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है? फल का उत्पादन, चावल का उत्पादन, मसाले का उत्पादन या चाय का उत्पादन? बागवानी के अंतर्गत कौन सा जो है नहीं आता है? तो चावल का उत्पादन बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है स्वनियोजित है ना? सरकारी विद्यालय का शिक्षक, सरकारी बस का ड्राइवर, निजी विद्यालय का शिक्षक या सीमेंट दुकान का जो है मालिक? तो सीमेंट दुकान का मालिक जो है वो स्वनियोजित है, मतलब खुद से नियोजित करता है उसको। आगे है ईंट निर्माण के कार्य में कार्यरत व्यक्ति के जो है रोजगार को क्या कहा जाता है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजन या दिहाड़ी मजदूर या गैर आर्थिक क्रिया कहा जाता है? तो दिहाड़ी मजदूर, उसको दिहाड़ी पर मतलब दिन पर जो है मजदूरी मिलता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का मतलब गैर परंपरागत स्रोत, ताप बिजली, पनबिजली, सौर ऊर्जा या कोयला ऊर्जा, है ना? तो सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक जो है वो नहीं है? शिशु मृत्यु दर, मानव मातृत्व मृत्यु दर या साक्षरता दर या मृत्यु? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साक्षरता दर जो है वो स्वास्थ्य निर्धारण का सूचक नहीं है, मतलब साक्षरता में जो है स्वास्थ्य से मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक खाद को जो है खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना गया है? क्योंकि यह हल्का होता है, यह महंगा होता है, इनमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है या फिर तो कम मात्रा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो इसका रासायनिक पदार्थ मतलब इसमें जैविक खाद को इसमें रासायनिक कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से जो है खाद को जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में जो है प्रजनन दर जो है सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या वृद्धि किस में, मतलब प्रजनन सबसे ज़्यादा किस में, किस देश में हो रहा है? भारत, पाकिस्तान, चीन या इनमें से कोई भी नहीं? तो पाकिस्तान में जो है प्रजनन संख्या ज़्यादा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन था। इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा।